एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेते हैं कि बैकग्राउंड आपके पास क्या है, ये एम्पियर्स लॉ कैसे आया एम्पियर्स लॉ में, और इसी के साथ जैसे आपके पास कूलम्स लॉ है और आपके पास गाजेस लॉ है, इनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक लेते हैं और बेसिक लेने के बाद हम लोग चलते हैं जी आगे सेशन की तरफ। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओरेस्टेड। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया? उसने ये देखा कि अगर सपोज करो आपके पास ये एक कंपस है, खूबसूरत सा आपके पास कंपस आ गया जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास साउथ पोल आ गया, ठीक है। और इसने क्या किया, इस कंपस के ऊपर एक वायर को उठा के रखा, खूबसूरत सी ये वायर उसने उठा के रख लिया। इनिशियली जब इस वायर में से करंट पास नहीं हुआ, इनिशियली नो करंट इज पास थ्रू द वायर, यानी आई आपके पास क्या है, ज़ीरो। जब आपके पास करंट ज़ीरो था तो उसने देखा भाई ये कंपस जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जो ही इसने इस वायर में से करंट को पास किया, फॉर एग्जाम्पल अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जो है वो पास होना शुरू हुआ, ऊपर की तरफ करंट पास होना शुरू हुआ, तो इसने देखा कि आपके पास ये जो कंपस है वो राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसने तो देखा, उसने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सिस्टम है कि जब मैं इस वायर में से करंट पास करता हूं तो आपके पास कंपस जो है वो तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर इसने एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसने इस वायर में से करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास करवाया, दूसरी डायरेक्शन में। तो जब इसने दूसरी डायरेक्शन में पास करवाया तो इसने देखा कि ये कंपस जो है वो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया, लेफ्ट साइड पे। नॉर्थ पोल यहाँ पर आ गया, साउथ पोल दूसरी तरफ आ गया। तो इसने एक बड़ी अजीब चीज़ देखी। इसने कहा यार ये तो एक बहुत ही अजीब चीज़ है कि जब भी इस वायर में से आप करंट पास करते हो तो ये तो कंपस डिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में पास करो तो कंपस नॉर्थ साइड पे जाएगा, यानी राइट साइड पे जाएगा, और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास करो तो कंपस आपके पास लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये बड़ा थोड़ा सा परेशान हुआ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये जो कंपस है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था बायोट सेवरेट। क्या नाम था? बायोट सेवरेट। बायोट सेवरेट डिफरेंट तरह का नाम है, BIOTSIVERET। तो बायोट सेवरेट एक बेसिकली एक साइंटिस्ट था, और उसने ये कहा भाई कि जब भी इस वायर में से करंट पास होगा तो एज द रिजल्ट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। चले ठीक है, बात तो होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास प्रोड्यूस होगी। तो ये बायोट सेवरेट वो पहला साइंटिस्ट था जिसने इस वायर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट किया था। अब उसने कैसे फाइंड आउट किया था ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का पॉइंट है। उसने ये कहा था कि सपोज करो अगर आपके पास ये वायर है, बहुत लंबी वायर है, इसकी लेंथ आपके पास क्या है जी, एल आ गई। उसने क्या किया, इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा लिया, यानी आप ये समझ लें कि इस वायर का ये छोटा सा हिस्सा लिया, छोटा सा हिस्सा, और इसने कहा भाई कि ये मेरे पास इसकी जो लेंथ है इसको मैं DL का नाम दे देता हूँ। और इसने क्या किया, इस छोटे से हिस्से के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट P रखा, और उसने कहा भाई कि इस पॉइंट P के ऊपर जो कि डिस्टेंस R है, और आपने इस डिस्टेंस R के ऊपर जो है इस छोटे से हिस्से के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया इस पॉइंट P के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या आ गया कि जैसे आपके पास कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ था, अब कूलम्स लॉ आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के ऊपर में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करता है। यानी अगर आपके पास एक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट की थी। इसी तरह से ये बायोट सेवरेट लॉ है,
इसने भी आपके पास एक छोटे से हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था। छोटे से हिस्से की आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था। सिमिलरली अब कूलम्स लॉ आपके पास एक बड़े सरफेस के ऊपर जो है, किसी भी बड़े सरफेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाई होता है। अगर आपने कोई एक बड़ा सा सफ़ेयर लेना है, एक बड़ा सा कंडक्टर लेना है, वहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप लोग कौन सा लॉ इस्तेमाल करते हो? गॉसेस लॉ इस्तेमाल करते हो। गॉसेस लॉ का आप लोग इस्तेमाल करते हो। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इस होल वायर का इस्तेमाल करो, पूरी वायर का अगर आप लोग मतलब पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लोग निकालना चाहो तो उसके लिए आप लोग किस लॉ का इस्तेमाल करोगे? एम्पियर्स लॉ का आप लोग इस्तेमाल करोगे। तो एम्पियर्स लॉ की बेसिक क्या आ गई? तो फॉर द होल वायर, होल वायर, कि अगर आप होल वायर लोगे तो इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं जी एम्पियर सर्किट लॉ, कि यानी आपके पास पूरा का पूरा सर्किट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आप उस वायर के छोटे से हिस्से के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बायोट सेवरेट लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज को फाइंड आउट करते हो तो उसके लिए आप कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते हो, और अगर आप पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हो, पूरी बॉडी के चार्जेस को निकालने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आप गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करते हो। एग्जैक्टली ऐसे ही आप लोग एम्पियर्स लॉ और बायोट सेवरेट लॉ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की डिस्कशन है, और वो ये डिस्कशन इस चीज़ की है कि कल को आप लोग जब एनएमडी केट का टेस्ट क्वालिफाई करोगे, खुदा ना खास्ता, तो अगर आप मेडिकल में जाओगे उसके इंटरव्यू में वो आपसे ये बातें पूछ सकता है, तो आपको ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। बायोट सेवरेट लॉ की इक्वेशन के बायोट सेवरेट लॉ की इक्वेशन आपके पास ये थी, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बायोट सेवरेट लॉ की इक्वेशन थी, और इसी की मॉडिफाइड फॉर्म ये आपके पास छोटे से हिस्से, डी बी मतलब छोटा सा हिस्सा, डी एल यानी छोटी सी वायर की लेंथ, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन आपके पास जो एम्पियर्स लॉ है वो आपके पास पूरे के पूरे सर्किट के लिए आप लोग उसको इस्तेमाल करते हो। तो एम्पियर्स लॉ आपके पास जनरलाइज लॉ आ गया, और बायोट सेवरेट लॉ आपके पास एक छोटे से हिस्से के ऊपर आपके पास अप्लाई होने वाली चीज़ आ गई। तो चलते हैं भाई एम्पियर्स लॉ की तरफ। ठीक है, अब एम्पियर्स लॉ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगी? डेफिनेशन। तो टॉपिक मेरे पास क्या आ गया? एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, और सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगी? डेफिनेशन आ जाएगी। पहली चीज़ क्या आ जाएगी? डेफिनेशन। अब एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एम्पियर्स लॉ आपके पास पूरी की पूरी वायर के ऊपर इस्तेमाल होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? द सम ऑफ क्लोज लूप ऑफ द वायर, क्लोज लूप of the wire and magnetic field is equal to, is directly proportional to the current I pass through the wire, यानी आपके पास सम ऑफ क्लोज लूप ऑफ द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई पास थ्रू द वायर। तो ये इसकी एम्पियर्स लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी। अभी हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? मैथमेटिकली। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सब्र करो। मैथमेटिकली आपके पास आ जाएगा।
तो मैथमेटिकली आपके पास क्या है जी, देखिए मैंने क्या लिखा, द सम ऑफ क्लोज लूप, यानी आपके पास सम आ गया, क्लोज लूप ऑफ द वायर। अब लूप को आपने किससे डिनोट किया, डेल्टा एल से। एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को आपने किससे डिनोट कर लिया, बी से, इज इक्वल टू करंट आई। तो करंट आपके पास आई आ गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि आपके पास म्यू नॉट होगा। ठीक है, बी मेरे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा एल मेरे पास क्लोज लूप आ गया सर्कुलर फॉर्म में, म्यू नॉट मेरे पास परमेबिलिटी, और आई मेरे पास करंट आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। अब तीसरी हेडिंग आपके पास आ जाएगी टर्मिनोलॉजी, इसको भी देखते हैं। तीसरी हेडिंग आपके पास क्या आ गई, टर्मिनोलॉजी। तो अब टर्मिनोलॉजीज आपके पास क्या होंगी, जरा ध्यान से देखते हैं। बी मेरे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड, बी मेरे पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। डेल्टा आई मेरे पास क्या आ गया, क्लोज लूप, क्लोज लूप। ठीक है, अच्छा म्यू नॉट मेरे पास क्या आ गई, परमेबिलिटी। ये बात याद रखना, म्यू नॉट आपके पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, परमेबिलिटी, PER, परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी, और आई मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ये मेरे पास करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो एम्पियर्स लॉ ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं इसकी डायग्राम और एक्सप्लेनेशन की तरफ। परमेबिलिटी, एग्जैक्टली, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक का। आगे चलते हैं जी डायग्राम को की तरफ और एक्सप्लेनेशन की तरफ, जरा ध्यान से देखते हैं। अब चौथी हेडिंग मेरे पास क्या आ गई, डायग्राम, और पांचवी हेडिंग मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब डायग्राम क्या होगी, जरा ध्यान से देखना कि हमने एक वायर ली, बड़ी सी वायर हमने ली, तो ये मैंने एक वायर ले ली। ठीक है, अब मैंने देखा कि इस वायर में से इनिशियली करंट पास नहीं हो रहा, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी जल्दी आई हो तुम यहां पर। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, कंसीडर वी टेक अ वायर, कंसीडर वी टेक अ वायर, हमने एक वायर ली। ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियली नो करंट इज पास थ्रू द वायर, इनिशियली नो करंट इज पास थ्रू द वायर, इज पास थ्रू द वायर, थ्रू वायर। तो क्या होगा जी, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर क्या होगी, जीरो होगी। कि आपके पास इनिशियली किसी किस्म का करंट पास नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस वायर के इर्द गिर्द जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 क्या होगा कि मैंने इसमें से एक करंट को पास करवाया, ये मैंने इस वायर में से करंट पास किया। तो जब मैंने करंट पास किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आपके पास इस वायर के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, व्हेन आई इज पास, व्हेन करंट इज पास, आई, करंट को मैं आई लिख लेता हूं, इज पास थ्रू द वायर, पास, तो एज द रिजल्ट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस अराउंड द वायर, अराउंड द वायर। कि मैंने जब इसमें से करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस वायर के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होना शुरू होगी। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। हमारी मोटिवेशन क्या है कि हमने इस वायर की जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर एक पॉइंट P ले लिया, और जाहिर सी बात है इसका डिस्टेंस जो पॉइंट P तक होगा वो क्या होगा जी, R आपके पास डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट P के ऊपर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या होगा,
our motivation is to find out B at point P कि मेरी मोटिवेशन क्या है जी भाई, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है कहाँ पर, पॉइंट पी के ऊपर मैंने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब अगली बात करते हैं। मुझे एक बात बताएं कि जब आप इस वायर में से करंट को इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे मैंने करंट को इंक्रीज किया, अज्यूम करो पहले मेरे पास करंट की वैल्यू थी 2 एम्पियर, अब मैंने इसको इंक्रीज करके 5 एम्पियर कर लिया, तो मुझे बताओ क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? एग्जैक्टली आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? व्हेन द करंट इज इंक्रीज, जब आपके पास करंट इंक्रीज होगा इनसाइड द वायर, तो आपके पास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, बी अराउंड द वायर इज इंक्रीज, अराउंड द वायर इज इंक्रीज, कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, विच मीन दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इक्वेशन नंबर 1 आ गई कि जैसे जैसे आपने करंट को इंक्रीज किया एक वायर में से, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हुई? इंक्रीज होना शुरू होगी उस वायर के अंदर। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं। यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात क्या है? अज्यूम करो आपने एक पॉइंट जो है वो ये लिया है जिसको आपने ए का नाम दिया है, दूसरे पॉइंट को आपने ये लिया है जिसका पी का नाम दिया है, तीसरा पॉइंट आपके पास ये सी आ गया। तो मुझे बताओ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कहां पर होगी? क्या ए पर ज्यादा होगी, क्या बी पर ज्यादा होगी, या क्या सी पर ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली आपके पास ए पर ज्यादा होगी, सी पर आपके पास कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके पास आर की वैल्यू कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास ज्यादा होगी। यानी आप देख सकते हो ए पर आपके पास आर की वैल्यू कम है, सी पर आपके पास आर की वैल्यू ज्यादा है। तो आपने ये कह दिया भाई ए पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, सी पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? When the distance r from the wire is increased, when distance r from the wire increase, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज, बी इज डिक्रीज, कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर आपके पास आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बी की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या आ गया? बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय आर, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय आर, या बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। गॉट इट? अच्छा जी, यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है? यहां तक किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है जी। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को ठीक तरह से पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो पहला पॉइंट क्या था? कंसीडर वी टेक अ वायर, हमने एक वायर ली, इनिशियली नो करंट इज पास थ्रू द वायर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। हमने एक वायर ली, इसमें से इनिशियली करंट पास नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होगी? जीरो होगी। पॉइंट नंबर 2, व्हेन द आई इज पास, जब करंट आपके पास होगा, बी प्रोड्यूस अराउंड द वायर, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी अराउंड द वायर। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा? अवर मोटिवेशन इज टू फाइंड आउट बी एट पॉइंट पी, हमारी मोटिवेशन क्या है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी के ऊपर। पॉइंट नंबर 4 क्या होगा?
व्हेन द करंट इज इंक्रीज इनसाइड द वायर, जब आपने करंट को इंक्रीज किया वायर में से तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज इंक्रीज विच मीन डैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब पॉइंट नंबर 5 क्या होगा जी, व्हेन द डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर इज इंक्रीज, जब आपने डिस्टेंस आर को इंक्रीज किया सो मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज विच मीन डैट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करो तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा जी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डिवाइडेड बाय आर। और आपको ये पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है हटता है तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आई डिवाइडेड बाय आर। हर दफ़ा के कांस्टेंट नहीं आता, हर दफ़ा कुछ और कांस्टेंट भी आ सकता है। अब यहाँ पर म्यू नॉट मेरे पास क्या है जी, हियर म्यू नॉट इज द permeability of free space आ जाएगा। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी 4 पाई इंटू 10 रेज की पावर -7 टेस्ला मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहां तक तो बात क्लियर होगी, यहां तक तो आपके पास एम्पियर्स लॉ जो है वो तो कंप्लीट हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखो एक बात, एक पॉइंट जरा ध्यान से देखो। हाँ जी, वैल्यू लिख लिया ना आपके सामने, वो क्या है जरा आप ध्यान से देखो भाई। आपके पास ये एक छोटा सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहां से लेकर यहां तक आपके पास एक छोटा सा पॉइंट बन रहा है जिसको आपने आर का नाम दिया। और आप लोग जब इस सर्कल को लेते हो, ये पूरा का पूरा सर्कल लिया आपने, तो ये मेरे पास पूरा का पूरा सर्कल, अगर आप मैं इस सर्कल को उठा के एक दफ़ा लेंथ की फॉर्म में लूँ, ये अगर सपोज करो मेरे पास कोई वायर है और मैं इस वायर की लेंथ जो है मेरे पास फॉर एग्जांपल एल आ गई, और जब मैं इस वायर को सर्कुलर फॉर्म में लूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस बन जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पूरा सर्कुलर फॉर्म में बन रहा है, तो ये मेरे पास 2 पाई आर बन जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, हियर डेल्टा एल विच इज द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस लूप, जो कि आपके पास किसकी इक्वल था 2 पाई आर के इक्वल था। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लो, तो डेट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की जगह पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एल आ जाएगा। और डेल्टा एल को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये मेरे पास एम्पियर्स लॉ की खूबसूरत सी इक्वेशन आ जाएगी, जो कि आपने थोड़ी देर पहले आपने इसको देखा था। ठीक है, तो 2 पाई आर मेरे पास सर्कुलर फॉर्म में लूप की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपने एम्पियर्स लॉ को प्रूव कर लिया, तो ये सारा का सारा मेरे पास एम्पियर लॉ आ जाएगा। 2 पाई एल को रिपीट कर लेते हैं। आपने देखा भाई आपके पास वायर के इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में बन रही थी ना लूप, और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस मेरे पास किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के, और 2 पाई आर मेरे पास लेंथ के इक्वल था। तो ये मेरे पास डेल्टा एल क्या बन जाएगा 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगी। ला सकता हूँ, थोड़ा सब्र करो ज़रा। तो ये मेरे पास जो है वो एम्पियर्स लॉ की पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी। अब इसके बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि आपके पास ये सारा का सारा फ्लो चार्ट जो है वो बन जाए।